सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संतोष अहलावत मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। बीजेपी ने कहीं ना कहीं इनसे नाता सा तोड़ लिया। 2 बम्पर जीत, 2 लाख प्लस, उसके बाद भी टिकट नहीं दी। पार्टी ने अनदेखा नहीं किया। टिकट चेंज करना ये पार्टी की अपनी पॉलिसीज है। मुझे भी मिली थी, किसी की टिकट कटने के बाद मुझे मिली थी। अब मेरी चेंज हो गई, मुझे पार्टी जरूरत समझेगी वापस देगी। राजनीति और शिक्षा का तो अलग अलग थोड़ा सा ट्रैक अलग होता है, तो ये गाड़ी इस ट्रैक पे कैसे चढ़ गई? 2008 में भी मैंने चुनाव लड़ा था, फिर मैंने 2013 में चुनाव लड़ा और 53,000 से हमने 5 बार लगातार जीते हुए कांग्रेस के विधायक को हराया। 14 में पार्टी ने मुझे लोकसभा लड़ाया और मैंने राजबाला जी ओला को लगभग 3.25 लाख वोट से हराया। जीत वाले कैंडिडेट को हटा के किसी एकदम अचानक नए कैंडिडेट को टिकट देना, पार्टी नहीं चाहती थी कि आप लगातार यहाँ से जीते? क्या वास्तव में संतोष अहलावत निर्दलीय चुनाव लड़ेगी अगर पार्टी आपको आपकी बार फिर मौका नहीं देती है चुनाव लड़ने? कभी भी वादा खिलाफी, धोखा और बेईमानी कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे खून में नहीं है वो। लोकसभा की तैयारी कर रही है या फिर विधानसभा की तैयारी कर रही है? सूरजगढ़ विधानसभा से विधानसभा की तैयारी कर रही है। पार्टी कहे नहीं हम आपको विधानसभा नहीं लड़ाना चाहते, लोकसभा लड़ाएंगे, तो गहलोत ने 5 साल में कुछ किया नहीं। नूरा कुश्ती लड़ रहे थे, मैं सीएम। इनकी लाल डायरी निकल कर आ रही है, जिनसे बड़े घबराए हुए हैं कि क्या ही लाल डायरी में क्या क्या होगा न जाने। तो राजस्थान की जनता के साथ ठगी की। स्मार्टफोन दे रहे हैं महिलाओं को और महिलाएं कह रही है भैया वोट तो भाजपा को देंगे, अपना फोन वापस ले जाओ। अब चुनाव के समय आपको अगर सुध आ रही है जनता की, तो जनता कोई बेवकूफ तो है नहीं। पाप का घड़ा सर तक भर गया है कांग्रेस की सरकार का। भगवान को याद करना या अपने भगवान का नारा लगाना नहीं होना चाहिए। ये कौन सी राजनीति में लिखा हुआ है? ये राष्ट्र है हिंदुओं का। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूदा राजस्थान में, और राजस्थान में हमारे साथ एक ऐसी लीडर हैं, 2 शिक्षिका थी और उन्होंने लोकसभा और विधानसभा लाखों वोटों से जीत दर्ज की। बीजेपी पार्टी से सांसद रही, विधायक रही, सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। संतोष अहलावत मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। शिक्षा की अलग जगाई, शिक्षा का हब बनाया इन्होंने चिड़ावा, झुंझुनू और अपने सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र को। तो लगातार यहाँ से लोकसभा और विधानसभा और दोनों पे बम्पर जीत, 2 लाख प्लस। तो वास्तव में ही काफ़ी बड़ी सोच रही है इनकी और जनता दनादन का विशेष सहयोग रही है राजस्थान की जनता का। और सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र लगा लीजिए, लोकसभा का पूरा का लगा लीजिए। तो हमारे साथ खास बातचीत आज मौजूद हैं। इनके जवानी जानते हैं इनसे खास बातचीत में कि इनका मोटिव क्या था और चुनाव में आने का उद्देश्य क्या था। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं इनसे नाता सा तोड़ लिया। 2 बम्पर जीत, 2 लाख प्लस, उसके बाद भी टिकट नहीं दी। कहीं ना कहीं भेदभाव तो नहीं, या फिर बीजेपी का पैटर्न अलग तो नहीं है? 2 बार जीतने के बाद तीसरी बार टिकट नहीं देती है। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार साहब जी, शिक्षिका थी आप, और राजनीति और शिक्षा का तो अलग अलग थोड़ा सा ट्रैक अलग होता है, तो ये गाड़ी इस ट्रैक पे कैसे चढ़ गई यहाँ पे? जैसे आप शिक्षा के अलग जगाने के लिए आई थी अब यहाँ पे, और आपने काफ़ी शिक्षा के लिए काम भी किया यहाँ सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र, चाहे लोकसभा का लगा लीजिए आप, लेकिन ये राजनीति की तरफ कैसे आपका मुड़ना हो गया, कैसे क्या? देखिए, टैगोर स्कूल किसी नाम का मोहताज नहीं है, बल्कि टैगोर के नाम से राजस्थान में अनेक शिक्षण संस्थाएं, पर हमारा सर्वोत्कृष्ट परीक्षा परिणाम कहीं न कहीं हमको बाकी लोगों से बेहतरीन बना गया। आज हमारे यहाँ के हजारों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सेना में अफसर, आरएस, आईएएस, आईपीएस और अब्रॉड में बहुत अच्छे पैकेजेस ले रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफ़ी अच्छा काम किया। आपने सवाल पूछा कि राजनीति में मैं क्यों आ गई। एक्चुअली 1995 में मैंने पहला जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। मेरे क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि मिनी सचिवालय बनेगा, गांव की बात कहने के लिए सशक्त लोगों की आवश्यकता है। गांव आज भी पिछड़े हैं, प्रॉपर सड़कों की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, वहाँ पूरे कमरे नहीं हैं। तो ये 1995 की बात है, जब यहाँ मेरा विधानसभा काफ़ी पिछड़ा हुआ मैं मानूंगी, क्योंकि ये हरियाणा के बॉर्डर से टच है। पहले सुरक्षित सीट थी ये, बाद में ये 2008 में जनरल बनी है। तो इस ध्येय से मैं आई थी कि मैं कैसे, क्योंकि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ,
कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू हूँ, मेरा ननियाल यहाँ है, हर घर से लगभग मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं हर व्यक्ति से जुड़ी हूँ। मेरा मकसद यही था कि इस क्षेत्र में कैसे तरक्की हो, कैसे उन्नति हो, इस मकसद से मैं राजनीति में आई थी। लेकिन राजनीति में चलो आए, आपने पार्षद के चुनाव लड़े, तो 2013 में शायद पहला चुनाव आपने विधानसभा का लड़ा। मैं 2002 में बुहाना से पंचायत समिति की प्रधान थी। विधानसभा का चुनाव 2013 में। विधानसभा का 2008 में भी मैंने चुनाव लड़ा था। फिर मैंने 2013 में चुनाव लड़ा और 53,000 से हमने 5 बार लगातार जीते हुए कांग्रेस के विधायक को हराया। 14 में पार्टी ने मुझे लोकसभा लड़ाया और मैंने आदरणीय शीशराम जी ओला साहब की पुत्रवधू राजबाला जी ओला को लगभग 3.25 लाख वोट से हराया था। लगातार आपने जीत दर्ज की, तो बीजेपी की अनदेखी ये कुछ समझ में नहीं आया। आप जीत की प्रत्याशी और फिर भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं आपको अनदेखा कर दिया, टिकट नहीं दी की, तो ये कुछ समझ में नहीं आया। संतोष अहलावत जी नहीं, मुझे पार्टी ने अनदेखा नहीं किया है। पार्टी ने बहुत छोटी जगह से उठाकर मुझे लोकसभा विधानसभा भेजा। आज भी मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ, तो पार्टी ने अनदेखा नहीं किया। टिकट चेंज करना ये पार्टी की अपनी पॉलिसीज है। मुझे भी मिली थी, किसी की टिकट कटने के बाद मुझे मिली थी, अब मेरी चेंज हो गई, मुझे पार्टी ज़रूरत समझेगी वापस देगी। तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मेरी पार्टी का मैं बहुत तहे दिल से सम्मान करती हूँ। मेरे फादर जनसंघ में थे उस समय और मैं जन्मजात भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं सबसे पहले कार्यकर्ता हूँ पार्टी की, और इस लिहाज से जब जब मुझे जो दायित्व दिए जाएंगे पार्टी की तरफ से मैं उनका निर्वहन करूँगी। चलो मान लेते हैं पार्टी ने अनदेखा नहीं किया, लेकिन जीत का जो कैंडिडेट लगातार जीत पे दर्ज कर रहा है, कुछ तो जनता ने आप में देखा होगा, ऐसी बात नहीं है। विकास कार्य किए होंगे, जनता के नज़दीक रहे हो आप। जीत वाले कैंडिडेट को हटा के किसी के एकदम अचानक नए कैंडिडेट को टिकट देना, तो ये क्या कहलाता है? इसको समझ में नहीं आया। कहीं ना कहीं पार्टी नहीं चाहती थी कि आप लगातार यहाँ से जीते? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, उनको चैलेंज करना किसी भी कार्यकर्ता को नहीं करना ऐसा चाहिए। और मैं भी इस बात से कहीं मेरे मन में कोई ग्लानि, कोई मलाल, कोई नाराज़गी बिल्कुल नहीं है। मैंने पार्टी का ही काम पुनः किया और पार्टी का काम ही मैं अब कर रही हूँ। और मैं कुछ भी नहीं रहूँगी अगर, तो भी मैं भाजपा की कार्यकर्ता रहूँगी। इस हैसियत से मैं काम करती रहूँगी। मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और पार्टी का मैं कभी भी मैं नाशुक्रिया नहीं हूँ। मैं पार्टी का एहसान नहीं कभी भी उतार पाऊंगी कि मुझे बहुत छोटे से सामान्य से जगह उठा के लोकसभा भेजने का काम पार्टी ने किया। संतोष जी, अटकलों का बाजार गर्म है। अगर टिकट आपकी बन नहीं देती है आपकी, तो निर्दलीय चुनाव का लड़ेंगे आप? ये भी अटकलों का बाजार गर्म है। क्या वास्तव में संतोष अहलावत निर्दलीय चुनाव लड़ेगी अगर पार्टी आपको आपकी बार फिर मौका नहीं देती है चुनाव लड़ने का? नहीं, मैंने आपको एक बात बोली है कि मैं बोर्न भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, जन्मजात में भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। भाजपा मेरी माँ है, मेरी पार्टी है। मैं देश की खातिर काम कर रही हूँ। मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम कर रही हूँ। मैं हिंदुस्तान का काम कर रही हूँ। इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ना मेरी मानसिकता में ही नहीं है। मैं पार्टी के साथ कभी भी वादा खिलाफी, धोखा और बेईमानी कर ही नहीं सकती हूँ। मेरे खून में नहीं है वो चीज़। मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। मैं आपको पुनः कह रही हूँ कि मैं पार्टी के आदेशों को सर आंखों पे रखूँगी। तो हमारे साथ संतोष अहलावत सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बनी हुई हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि हमारा मकसद विधायक बनना है, सांसद बनना नहीं है। भाजपा को खून पसीने से सींचा है कई वर्षों से। इनके पिताजी भी, इनके दादाजी भी सब जंक्शन में रहे हैं, तो इससे बाहर चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अटकलों का बाजार है, वहाँ पे इन्होंने विराम लगा दिया है, क्योंकि चुनाव लड़ेंगी तो भाजपा पार्टी से ही लड़ेंगी। अंतर चुनाव निर्दलीय के तौर पे कदापि नहीं लड़ेंगी, ये इन्होंने साफ कह दिया है। संतोष जी, लोकसभा की तैयारी कर रही हैं या फिर विधानसभा की तैयारी कर रही हैं, ये और बता दीजिए। या फिर सूरजगढ़ विधानसभा से विधानसभा की तैयारी कर रही हूँ। पार्टी कहे नहीं हम आपको विधानसभा नहीं लड़ाना चाहते, लोकसभा लड़ाएंगे, तो फिर क्या? वो तो मैं पूर्व में भी कह चुकी हूँ कि पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, सुप्रीम आदेश है मेरे लिए पार्टी का आदेश। पर मैं विधानसभा की तैयारी कर रही हूँ। मैं टिकट मांग रही हूँ पार्टी से कि मेरा यहाँ से दावा बनता है, मेरा क्षेत्र है ये, मैं रहने वाली यहाँ की हूँ।
तो मैं अपने क्षेत्र से मांग रही हूँ, जो मैं समझती हूँ कि मैं आज हर घर में व्यक्तिगत मेरे संबंध हैं, और 53,000 की काफ़ी उस समय जो अंतर मेरा रहा था, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो कहीं ना कहीं बहुत सशक्त जुड़ाव मेरा लोगों के साथ दिखा रहा है। अब भी लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं काम करूं, क्योंकि मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की गंभीर समस्या खड़ी है। लोगों ने अपने पशुधन बेच दिए हैं, और आपके हरियाणा से टैंकर्स के जरिए पीने का पानी लाकर प्रतिदिन हर हाउस होल्ड को 500 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। आप एक बार विधायक और एक बार सांसद भी रह चुके हैं, आपकी सरकार रह चुकी है, तो उस समय आपने पीने के पानी की समस्या सोल्व क्यों नहीं की बहन जी? देखिए, 2017 में कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना का सारा काम हो चुका था, डीपीआर बन गई थी, उसका पैसा हेड में आ गया था, एएसएफएस जारी हो गई थी, वर्क ऑर्डर होते इससे पहले टेन्योर ख़त्म हो गया था, और उसके बाद ये 5 साल चले गए। इस 5 साल में अगर सशक्त पैरवी होती तो टेंडर लग जाते और काम शुरू हो जाता। चलो, आप यहाँ से विधायक बन जाते हैं तो ऐसे तो नहीं है संतोष हलवा जादू की जप्पी है और फेर और पानी आ गया, तो बनते ही पानी की समस्या कैसे सॉल्व करेंगी? उसमें समय लगेगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद कहीं कि आपका कार्य पूरा होगा, उसके बाद लोगों को रिलीफ मिलेगा पानी का, तो बनते ही क्या समाधान करेंगे? नहीं, देखिए, बनते ही मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट डन था, उसमें तो सिर्फ पैरवी सशक्त हो जाती तो टेंडर ही खुलने थे। भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार अत्यंत संवेदनशीलता से अपने लोगों के किए गए वादों को पूरा करती है। उस समय भी आदरणीय वसुंधरा राजे की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी उस समय, जब ये प्रोजेक्ट 2 विधानसभाओं के लिए स्वीकृत हुआ था, सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी के लिए। और अगर हमारी सरकार रिपीट हो जाती तो पानी आ जाता। अभी आप कह रहे हैं समय लगेगा, समय नहीं लगेगा, सिर्फ वहाँ सशक्त पैरवी की ज़रूरत है। चलो मान लेते हैं वसुंधरा राजे की तो पिछली बार बगावत बहुत ज़्यादा देखी गई, क्यों हम राजस्थान में हम भी लगातार यहाँ पे बने होते, लोगों ने नारा भी दिया था वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी में बैर नहीं, कई तरह के ऐसे नारे चले थे उस समय, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राज से लोगों की कहीं ना कहीं नाराजगी साफ दिखी और आपको हार का सामना करना पड़ा उस समय, क्योंकि उस समय लोगों की मांग थी कि आप वसुंधरा को हटा के कोई नया मुख्यमंत्री चेहरा बना दीजिए, लेकिन भाजपा सरकार ने शायद अलग ने कुछ सोचा होगा, लोगों की डिमांड तो लगातार ये रही, उन्होंने वो ही रखी, तो कहीं ना कहीं आपको हार का सामना करना पड़ा। अब अशोक गहलोत को लेकर बातचीत करते हैं आप कहते हैं चलो ठीक है, आपकी सरकार जब से गई है उसके बाद आप क्या कर सकते थे और इन्होंने क्या नहीं किया आपके लिए? काम तो ये भी कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे क्यों कुछ? आपकी भाजपा की सरकार आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने में काम करती, झूठ नहीं बोलती है। ये सरकार झूठ की बुनियाद पर ही आई थी। यहाँ पे राहुल गांधी जी आए थे, 1 2 3 4 5 6 10 तक गिनती गिन के उन्होंने कहा था कि किसान का कर्जा माफ होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसान का एक भी कर्जा माफ हुआ? किसानों की ज़मीनें नीलाम हो रही हैं, उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ रही है। युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी, बेरोज़गारी भत्ता देने की बात कही थी। मैं तो कहती हूँ कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। झूठी तो है ही है, असंवेदनशील भी है। SC ST पे जितने अत्याचार हुए हैं, महिलाओं के साथ जितने जघन्य अपराध हुए हैं, मासूम छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह के से बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, महिला यहाँ की पूरी तरह से असुरक्षित है। कोई महिला नौकरी करती है, घर वापस नहीं आती, तब तक घर वालों की सांस उखड़ी रहती है, नहीं मालूम किस समय क्या हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए, रही नौजवान के साथ खिलवाड़ करने की बात, तो पूर्व में कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई जिसमें इतने सारे पेपर लीक, गरीब अपने पेट पे पट्टी बांधकर बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करता है, बच्चा जाके महंगी कोचिंग्स में जाता है, तैयारी करता है और लगता है इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और उससे पहले ही पेपर लीक। कितने पेपर लीक, कितने लोगों के भविष्य पर कुठाराघात हुआ होगा, कितने युवाओं ने आत्महत्या की होगी, कितने युवा डिप्रेशन में चले गए होंगे। तो ऐसे कोई करता है? और कौन कौन किस किस के लिंक नज़र आ रहे हैं यहाँ जुड़े हुए, आप देखते जाइए, परत दर परत चीज़ें खुलती जाएंगी। और मैं तो अचंभित हूँ कि योजना आयोग के भवन में इनके पास अलमारियों में सोना निकल रहा है, कैश निकल रहा है। ये सब किसी 4th क्लास की तो नहीं हो सकती करतूत, इसमें बड़े बड़े लोग सम्मिलित हैं। फिर कहीं इनकी लाल डायरी निकल कर आ रही है, जिनसे बड़े घबराए हुए हैं कि क्या ही लाल डायरी में क्या क्या होगा न जाने। तो राजस्थान की जनता के साथ ठगी की है हर वर्ग, किसान वर्ग, शिक्षित बेरोजगार युवक,
महिलाएं सब आक्रोशित हैं। और इस बार जनता ने ये ठान लिया है कि राजस्थान से कांग्रेस की सरकार को दोबारा आने नहीं देना है। अब भाव की बात करें किसानों को लेके, हरियाणा में कहीं ना कहीं भाव बहुत ज़्यादा आपसे डबल भाव मिल रहा है किसानों को, और यहाँ पे शायद आपकी सिरसम 4204,000 के समथिंग है, और वहाँ पे सिर्फ सिरसम लगभग 6,000 8,000 बिक रही है। तो ये भाव का अंतर इतना कैसे? बड़ा फर्क है स्टेट कर के कारण। देखिए आपके यहाँ मेरा यहाँ से 6 किलोमीटर दूर लोहारू पड़ता है, और वहाँ फ्यूल डलाने की राजस्थान की गाड़ियाँ जाती हैं, क्योंकि वहाँ फ्यूल सस्ता है और हमारे यहाँ महंगा है। हमारे यहाँ जो कृषि उत्पाद हैं वो सस्ते हैं, आपके यहाँ महंगे हैं। हमारे यहाँ अगर प्राकृतिक आपदा के कारण किसान का नुकसान हुआ तो हमारे ऊँट के मुँह में जीरे जितना मुआवजा नहीं मिलता, जबकि हरियाणा में मुआवजे की राशि बहुत बड़ी है। तो मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ। पीछे आपकी सरकार थी तो क्या यह अंतर नहीं था आपकी सरकार में? बराबर था हरियाणा और राजस्थान? नहीं, हरियाणा छोटा है, हरियाणा का भूभाग छोटा है, हरियाणा की जनसंख्या छोटी है। ओबियसली अगर परिवार छोटा है तो वहाँ सुविधाओं का विस्तार ज़्यादा होगा। यहाँ राजस्थान बड़ा प्रदेश है, यहाँ की भूभाग बड़ा है, यहाँ के लोग ज़्यादा बड़े हैं, थोड़ा वो होता है, लेकिन इतना ड्रास्टिक अंतर नहीं था उस समय। स्टेट कर जो अभी गहलोत साहब अपना पेट भरने के लिए लगा रहे हैं ना, वो इतना भाजपा की सरकार में नहीं था। चलो, हमारे साथ संतोष अहलावत बनी हुई खास बातचीत में कुछ और जानते हैं। लगातार आप तैयारी कर रही है सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, घर घर जा रही हैं, और आज से नहीं है, लोकसभा विधानसभा पहले चुनाव, कई चुनाव आपने देखे, छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक पहुंची हैं आप। कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता देखती किस तरह के आपकी तरफ? क्या चाहती है जनता? क्या सोच रही है जनता? आने वाले समय किसके सिर पे होगा ताज? ये सूरजगढ़ विधानसभा, अब तो शायद सूरजगढ़ में आपकी शायद ये आपका ही यहाँ से विधायक है मेरे ख्याल से। देखिए, मेरा लोगों से रिश्ते की अगर बात करूं तो मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं। मैं आपको पूर्व में भी कह चुकी हूं कि मैं यहीं के रहने वाली हूं, मेरा कार्य क्षेत्र यही रहा है। हर घर से मेरे पास बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ के गया है, उससे पहले पढ़ा होगा, तो मेरे पॉलिटिकल रिश्ते नहीं हैं। मैं हर घर में हर महिलाओं के साथ तीज त्यौहार पे मैं जाती हूँ, वो मेरे यहाँ आती हैं। मंगल गीत मैं उनके साथ गाती हूँ। युवाओं की मैं किसी की बुआ हूँ, मौसी हूँ, चाची हूँ। तो मेरे रिश्ते जो हैं वो लोगों से राजनीतिक रिश्ते नहीं है, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं। इसलिए मेरे साथ लोगों का जुड़ाव बहुत है। आप देख रहे हैं, हमने 30 अप्रैल को एक कार्यक्रम किया था, मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड हमने सुना था। इतनी बड़ी संख्या, शायद वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। और अभी हमने 1 तारीख को देव दर्शन यात्रा शुरू की थी, सूरजगढ़ से चुड़ीना तक माता मंदिर में हम लोग गए, हजार गाड़ियाँ, जबकि किसी को हमने फ़ोन नहीं किए थे, सोशल मीडिया पर देख के लोगों ने ज्वाइन किया और हम वहाँ पहुँचे। तो मेरा जुड़ाव यहाँ हर घर से ऑटोमेटिकली है। वो में राजनीतिक जुड़ाव नहीं है मेरा, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते लोगों से हैं, तो उनको तो कोई मिटा नहीं सकता। रही रेस्पॉन्स की बात, तो रेस्पॉन्स तो आप देख रहे हो कि मेरे को 2 बार लोगों ने खूब रेस्पॉन्स दिया है। अभी भी मेरे साथ लोग, इतिहास की पहली महिला थी शायद अब सूरजगढ़ से चुनाव लड़ने वाली, वो भी 2 लाख प्लस से, और इतिहास की पहली महिला थी विधानसभा चुनाव, और वो भी जीतने वाली शायद ही सूरजगढ़। 2014 में भाजपा का खाता पहली बार झुंझुनू जिले में सांसद के बतौर खोला था। आज़ादी से लेके पहली बार भाजपा का सांसद 2014 में बना था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मेरे ज़िले में काम भी बहुत हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए, जिसमें 7 नेशनल हाईवे हैं, सैनिक स्कूल है, ट्रेन वापस चलने का काम है, पासपोर्ट कार्यालय है। हमने बहुत सारे काम किए। अब क्या करवाना चाहते हो? क्या चीज़ है? चलो, आप कहते हैं काम नहीं हुए, कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में कहीं जनता दुखी है, भ्रष्टाचार अब चरम पे है, किसान की आमदनी भी 0 के बराबर कर दी है, भाव नहीं मिल रहे, फसल के सही उचित दाम नहीं मिल पा रहे। तो आप अगर यहाँ से, चलो आपकी पार्टी यहाँ से आ जाती है बीजेपी, तो क्या देखते हो किस तरीके से? अफसरशाही पे कहते हैं आप, अभी लगाम नहीं है, लेकिन आपकी सरकार पहले भी थी, आप दोबारा से यहाँ से विधायक बनते हैं या सांसद बन जाते हैं, तो आप करना क्या चाहते हो? सबसे पहले कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखेंगी? इस सूरजगढ़ आपके लोकसभा के ऊपर कब्जा रिलीफ मिले लोगों? देखिए, बहुत सारे काम हैं। अगर मैं लिस्ट गिनाने लगूंगी तो टॉप प्रायोरिटी पर पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। सड़कों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, सड़कें हैं वो भी शत विकसित है। आप खुद कह रहे हैं कि मैं चल के आया हूँ और मुझे बहुत समय लग गया। तो कुछ यहाँ शिक्षा की माकूल व्यवस्था नहीं है।
इसमें टीचर्स नहीं हैं, पोस्ट खाली पड़ी हैं, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वहाँ कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं टॉयलेट्स नहीं है। तो हमको एक सिरे से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे उस समय 13 से लेके और 18 तक का जो समय मिला ना, उसमें मेरे पास कामों का अंबार लगा हुआ था। मेरी मंशा तो थी कि मेरा ज़िला एनसीआर से जुड़ता, यहाँ यमुना का 10% हिस्सा यमुना के जल में है, वो आता तो इसमें 3 जिलों में सिंचाई की और पीने के पानी की व्यवस्था होती। बहुत सारे काम हैं जिनको सिस्टमेटिक तरीके से हम एक काम करना स्टार्ट करेंगे, और मैं समझती हूँ कि भाजपा की सरकार संवेदनशीलता से किए गए वादे पूरे करती है। तो अशोक गहलोत की सरकार को किस तरीके से देखते हैं? अब चुनाव आने वाला है, लगभग सरकार का पूरा टर्म और पूरा होने जा रहा है, तो किस तरीके से इन 5 साल को किस तरीके से? अशोक जी गहलोत ने 5 साल में कुछ किया नहीं। नूरा कुश्ती लड़ रहे थे, मैं सीएम, और होटलों में उन्होंने अपना अस्तित्व बचाने के लिए 7 स्टार होटल्स में अपनी व्यवस्थाएं रखी। और अब चुनावी साल में अशोक जी अगर पिटारा खोल रहे हैं, आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन दे रहे हैं महिलाओं को, और महिलाएं कह रही है भैया वोट तो भाजपा को देंगे, अपना फ़ोन वापस ले जाओ। और इसी तरह से जो किट बना के खाने के दे रहे हैं, उनमें क्वालिटी इतनी घटिया है कि आदमी खा ही नहीं सकता। अब चुनाव के समय आपको अगर सुध आ रही है जनता की, तो जनता कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, वो समझती है चुनावी वादे हैं, चुनावी घोषणाएं हैं, ये लॉलीपॉप है। क्या होता 5 साल उनके हाथ में तो सरकार थी, उन्होंने यहाँ राजस्थान की सुध नहीं ली किसी भी वर्ग की, और अब अचानक उनको प्रेम उमड़ रहा है तो लोग समझते हैं। मुख्यमंत्री को कौन सी आप अब भाजपा की अगर सरकार आती है तो वसुंधरा ही चेहरा रहेंगी, या फिर आपके आला कमान कहने की सुगवाट है किसी अन्य को बड़ा चेहरा बना सकते? नहीं, ये काम पार्टी का है, ये मेरा कार्यक्षेत्र भी नहीं है, मैं बोलूँ ये भी मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये पार्टी तय करेगी जो भी करेगी। तो आप हिंदुत्व की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, भाजपा पार्टी कहते हैं ये हिंदुत्व का ठेका भाजपा सरकार ने ले रखा है, जय श्री राम सिर्फ भाजपा के ही वो जुम्मे है, या फिर भगवा या तिलक लगाना ये कलेवार ये भाजपा का ही जुम्मा है? मतलब ज़्यादातर ये भड़काते ये हैं इस तरीके के माहौल को, और गर्म करते हैं, गर्म करके फिर ये चुनाव जीत जाते हैं। इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा बचता है कि भाई भाई को आपस में लड़वा दो और बात खत्म करो, अपना काम निकाल लो, जनता जाए भाड़ में, अपना काम बनता जनता से। ऐतिहासिक फैसले मोदी जी की सरकार ने किए, धारा 370 हटाना, 3 तलाक करना, सब हटाना, संशोधित जो भी बिल आए हैं वो जनता के हित में आए हैं। और आपने देखा होगा कि भारत की क्या साख विदेशों में थी, और आज अगर प्रधानमंत्री जाते हैं और दूसरे लोग उनके पैर छूते हैं, धन्यवाद करते हैं। कोरोना के टाइम ये साबित कर दिया भारत ने कि भारत विश्व गुरु था और आज भी है, क्योंकि उस समय हमने अपनी लोगों की जान बचाने के साथ साथ दूसरों की भी परवाह की, यानी वसुधैव कुटुंबकम का भाव हम रखते हैं। रही जय श्री राम के नारे लगाने की, तो अपने भगवान को याद करना या अपने भगवान का नारा लगाना नहीं होना चाहिए। ये कौन सी राजनीति में लिखा हुआ है? ये राष्ट्र है हिंदुओं का, और ये राष्ट्र मंदिरों का राष्ट्र है। यहाँ देवालयों में लोग जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हम कब कह रहे हैं कि दूसरे लोग अपने भगवानों को मत मानो ना, हम अपने को मानते हैं तो किसी के पेट में दर्द क्यों होता है? मैं कलावा बांधती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं तिलक लगाती हूँ, मैं हिंदू हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये वो लोग करते हैं जो निकम्मे हैं। हम कोई नारे नहीं दे रहे हैं, हम कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में जिस तरह से लगातार तरक्की हो रही है, आप देख रहे हो हिंदुस्तान की तस्वीर पूरे संसार में बदल गई है। एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो गया भारत आके, और भारत निरंतर आगे बढ़े, ये हर भारतवासी की आकांक्षा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जाएगा। संतोष अहलावत हमारे साथ खास बातचीत में चलते चलते एक बात और पूछ लेते हैं। पूरा प्रदेश बहुत बड़ा है राजस्थान का, तो लगभग आपने पूरा राजस्थान घूम लिया होगा आपने, तो हर विधानसभा हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके पास पूरा पद है, उपाध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं आपने पूरा राजस्थान घूमा, या फिर कमी कुछ अभी कम बाकी है? नहीं, मेरे को जहाँ जहाँ पार्टी जिम्मा देती है मैं वहाँ जाती हूँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करती हूँ, उनकी पीड़ा भी सुनती हूँ, पार्टी का सिस्टम कैसे चल रहा है। हमारे पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है। हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा ध्येय खाली सरकारें बनाना नहीं है,
हमारा मकसद राज करना नहीं है। हम भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, उसकी बहुबूदी के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे खून की रग रग में ये लिखा हुआ है कि कैसे मेरा भारत, मैं कल रहूं ना रहूं, मेरा भारत अमर रहे, ये भाव लेकर हमारी पार्टी काम कर रही है। चलते चलते एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। बालकनाथ जी यहाँ से सांसद हैं और उनको पीछे थप्पड़ धर दिया था एक डीएसपी ने, तो ये कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आया। एक साधु के भेष में फिर थप्पड़ ऊपर से, जैसे साधु को तो वैसे भी हम हाथ नहीं लगाते, उनको पूजते हैं, फिर भगवा बाणा ऊपर से, तो ये कहीं ना कहीं एक पार्टी के नुमाइंदे हैं इसलिए उन पर ज़्यादा फोकस है, या फिर रूटीन में जैसे ये ये बात मेरे संज्ञान में नहीं है, और जो मेरे संज्ञान में नहीं होती मैं उस पर टिप्पणी नहीं करती, माफी चाहती। तो कुछ चलते चलते सूरजगढ़ और राजस्थान के लोगों को क्या कहेंगे? राजस्थान में भाजपा की सरकार आने वाली है, आने वाली है, प्रचंड बहुमत से आने प्रचंड बहुमत से आने वाली है। ये लोगों का जनमानस दिख रहा है। कल परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की, त्रिनेत्र भगवान के दर्शन करने के बाद आप देख रहे हैं कितना रिस्पॉन्स, कितनी भीड़, कितना उत्साह लोगों के अंदर है। लोग अजीज आ गए हैं, मतलब पाप का घड़ा सर तक भर गया है कांग्रेस की सरकार का, इसलिए अब परिवर्तन होगा। अब राजस्थान में भाजपा पुनः आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बातचीत की, आपका कीमती समय दिया। थैंक यू। तो हमारे साथ संतोष अहलावत बनी हुई खास बातचीत में सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुकी हैं और विधानसभा क्षेत्र से ये सांसद के साथ साथ विधायक भी रह चुके हैं और राजनीति का बड़ा करीबी से रिश्ता है। शिक्षिका थी और शिक्षिका के साथ साथ इन्होंने कुछ बदलने की ठानी थी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।